भगत सिंह, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये अपने आप में क्रांति और बलिदान का प्रतीक है। लेकिन आज हम सिर्फ उनके कामों की बात नहीं करेंगे। हम उनकी शहादत के उन आखिरी पलों में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन विचारों में ऐसी क्या ताकत थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य तक को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ऐसी हुकूमत जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता, वो एक 23 साल के नौजवान से इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों थी? क्या वजह थी? चलिए जरा उस मंजर की कल्पना करते हैं। एक तरफ है दुनिया का सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य और दूसरी तरफ जेल की एक छोटी सी कोठरी में बंद एक 23 साल का नौजवान। जाहिर है ताकत का ये फर्क बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वो तारीख थी 23 मार्च 1931। जगह थी लाहौर सेंट्रल जेल। जेल के अधिकारी भगत सिंह के पास पहुंचे ये बताने कि फांसी का वक्त हो गया है। और उस वक्त वो क्या कर रहे थे? वो एक किताब पढ़ने में पूरी तरह डूबे हुए थे। उन्होंने अधिकारियों को देखा और जानते हैं क्या कहा? बेहद शांति से बोले, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। असल में वो जिस किताब को पढ़ रहे थे उसे ही वो दूसरा क्रांतिकारी कह रहे थे। उनके चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं थी। ठीक 1 मिनट बाद उन्होंने वो किताब हवा में छत की तरफ उछाली और कहा, ठीक है, अब चलो। सोचिए, उनकी आवाज में जरा भी डर नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, जैसे वो अपनी नियति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे थे। जरा उन आखिरी पलों के बारे में सोचिए। वो फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो पल किसी मातम के नहीं थे। नहीं, वो था हुकूमत के मुंह पर खुली चुनौती और बेमिसाल हिम्मत के पल थे। और हाँ, भगत सिंह अकेले नहीं थे, उनके साथी सुखदेव और राजगुरु भी थे। और ये तीनों डर या उदासी में नहीं, बल्कि पूरी मस्ती में ये गीत गाते हुए अपनी शहादत की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आवाजें जेल की दीवारों में गूंज रही थीं। लेकिन जेल की दीवारों के बाहर अंग्रेज हुकूमत अंदर ही अंदर कांप रही थी। उन्हें इस बात का खौफ था कि इन तीनों की शहादत के बाद पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन भड़क सकता है जिसे वो कभी संभाल नहीं पाएंगे। और इसी डर ने उनसे वो सब करवाया जो बेहद क्रूर और शर्मनाक था। उन शहीदों के शवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उन्हें बोरियों में भरा गया और फिर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई। जब आसपास के गांव वालों ने आग की लपटें देखीं तो वो उस तरफ भागे। उन्हें आता देख अंग्रेज इतना डर गए कि अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंककर वहां से भाग निकले। बाद में उन्हीं गांव वालों ने उन टुकड़ों को इकट्ठा किया और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। तो सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, इतना डर क्यों? ये डर सिर्फ बम और पिस्तौल का तो नहीं था। नहीं, असल डर था भगत सिंह की कलम का, उनके विचारों की ताकत का। उनका दिमाग वही उनका सबसे बड़ा हथियार था। सोचिए जरा, वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, बांग्ला, इतनी सारी भाषाएं जानते थे। वो सिर्फ राजनैतिक आज़ादी के हिमायती नहीं थे, वो समाज को बदलना चाहते थे। जाति और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव पर सीधी चोट करते थे। उनका इरादा इतना पक्का था कि उन्होंने माफीनामे लिखने से साफ इनकार कर दिया। अरे यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्हें युद्धबंदी माना जाए और फांसी पर नहीं बल्कि गोली से उड़ाया जाए। ये एक ऐसे विचारक का आत्मविश्वास था जिससे पूरा साम्राज्य डरता था। वो मानते थे कि कोई भी बड़ा बदलाव सिर्फ और सिर्फ युवा ही ला सकते हैं। जैसा कि उनका ये कथन साफ दिखाता है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से। और मौत के सामने भी उनका हौसला तो देखिए। अपने भाई को एक खत में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी जो उनकी बेखौफ शख्सियत को दिखाती हैं। उन्हें ये फिक्र है हरदम, नई तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। अंग्रेजों ने शायद सोचा होगा कि फांसी देने से वो एक क्रांतिकारी को और उसकी सोच को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी शहादत ने भगत सिंह को और उनके विचारों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और इसका असर तो फौरन ही दिखने लगा था। एक तरफ जनता में इतना गुस्सा था कि जब गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत काले झंडों से किया। तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का जो डर था वो सच साबित हो रहा था। उन्हें पूरे देश में एक बड़े आंदोलन का खतरा सताने लगा। पता है, उनकी शहादत की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, ये पूरी दुनिया में सुनाई दी।
लाहौर के दैनिक ट्रिब्यून से लेकर न्यूयॉर्क के डेली वर्कर तक में ये खबर छापी गई। दक्षिण भारत में पेरियार ने उन पर तमिल में एक पूरा संपादकीय लिखा। और आज देखिए, भारत हो या पाकिस्तान, दोनों ही मुल्कों के लोग उन्हें आज़ादी के एक महान दीवाने के तौर पर याद करते हैं। उनकी विरासत इतनी गहरी है कि उनका जीवन और उनका संघर्ष आज भी हम सबको प्रेरित करता है। इसका सबसे बड़ा सबूत है वो अनगिनत फिल्में जो उन पर बनी हैं और उनकी कहानी को हर नई पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं। तो चलिए हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। अंग्रेजों ने भगत सिंह के शरीर को तो जरूर खत्म कर दिया, लेकिन क्या वो उनके विचार को भी फांसी दे पाए? शायद यही एक सवाल है जो उनकी विरासत को हमेशा हमेशा जिंदा रखेगा। क्या सच में किसी विचार को फांसी दी जा सकती है?